हेलो एवरीवन, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है गाइस? ओके। हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से टॉपिक चल रहा था जिसमें हम फोर्स सिस्टम पढ़ रहे थे। फोर्सेस एंड रिजल्टेंट फोर्स वाली कंडीशंस पढ़ रहे थे। तो फोर्स सिस्टम्स के बाद हमने थोड़ा सा रिजल्टेंट फोर्स क्या होते हैं और इक्विलिब्रियम फोर्सेस क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में थोड़ा सा हमने एनालिसिस किया था। तो उसी टर्म्स को या उसी टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि रिजल्टेंट फोर्सेस में जो रिजल्टेंट फोर्सेस हैं आपके, वो किस तरीके से रिजॉल्व होंगे और किस तरीके से उनको हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। किनको गाइस? हम रिजल्टेंट फोर्सेस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो एक एनालिटिकल मेथड मींस दैट आप एनालिटिकल मतलब इस तरीके से मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे और उसको एनालाइज करके रिप्रेजेंट कर देंगे। और दूसरा होता है हमारा ग्राफिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड है मतलब जिससे आपने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, ये कुछ टर्म्स पढ़ी है इक्विलिब्रियम। इन्हीं के थ्रू हम क्या रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं, तो हमारा एनालिटिकल मेथड कहलाएगा। आपने ट्रायंगल्स लॉ, पॉलीगॉन्स लॉ, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा होगा। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ग्राफिकल मेथड। मतलब ग्राफ या डायग्राम बनाकर हम प्रोजेक्ट उसके रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले पढ़ लेते हैं रिजल्टेंट फोर्सेस को एनालाइज करने की दो मेथड्स, ग्राफिकल एंड एनालिटिकल मेथड। रिजल्टेंट फोर्सेस किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। मेथड्स तो फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्सेस, उसकी जो मेथड्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर कि दो मेथड्स पढ़ी है हमने। ग्राफिकल मेथड और सेकंड है हमारा कौन सा, एनालिटिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड और हमारी कौन सी गाइस, हमारी एक एनालिटिकल मेथड है। तो फर्स्ट टर्म्स उठा लेते हैं हम, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड आपकी तीन तरीके से हो सकती है, या तीन तरीके से हम इनको में तीन टाइप की मेथड होती है, ट्रायंगल्स लॉ, पॉलीगॉन्स लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल्स लॉ दो अननोन दो आपके कंपोनेंट फोर्स हो और उससे रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रायंगल्स लॉ से या फिर पैरेललोग्राम लॉ से। तीसरी मेथड है पॉलीगॉन्स लॉ। पॉलीगॉन्स लॉ मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस हो, अगर मोर देन टू फोर्सेस हो, अगर आपके कंपोनेंट फोर्स हो और वहां से रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो तो हम यूज करते हैं वहां पर पॉलीगॉन्स लॉ। मतलब पॉलीगॉन बना लेंगे, जितने नंबर ऑफ अननोन्स होंगे वहां से हम बहुभुज बना लेंगे और उनका विकर्ण फाइंड आउट कर लेते हैं, डायगोनल सम। इस तरीके से दो केस भी बना सकते हैं, या फिर हम क्या बना लें कि तीन मेथड्स होती हैं हमारे पास में। हम केस के टर्म्स में बात कर लेते हैं कि पहले केस के लिए क्या हो जाएगा। केस वन क्या हो जाएगा
कि अगर आपके जो अननोन फोर्सेस हैं या जो कंपोनेंट फोर्सेस हैं वो कितने हैं, 2 हैं आपके। कंपोनेंट फोर्सेस कितने हैं, रिजल्टेंट फोर्सेस या रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस, मतलब एक ही प्लेन की कॉन्करेंट, मतलब एक ही जगह से निकल रहे हो। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस, तो उसका हमें क्या बताना है गाइस, हमें इसमें हमारी फर्स्ट मेथड हो जाएगी ट्रायंगल्स लॉ ऑफ फोर्सेस। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ फोर्सेस मतलब क्या हो रहा है कि अगर दो कॉन करेंट कोप्लेनर फोर्सेस, और कॉन करेंट मतलब एक ही पॉइंट से निकल रहे हो, कोप्लेनर मतलब एक ही सरफेस के अलोंग हो या एक ही प्लेन के अलोंग हो, तो दो कॉन करेंट कोप्लेनर फोर्सेस हो आपके, जो एक ही पॉइंट से आपके पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर एक ही पॉइंट से अगर पास हो रहे हैं, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, तो रिजल्टेंट आपको इसके तीसरे ट्रायंगल्स की साइड से दे देगा। क्या दे देगा गाइस हमें, वो इनके जो जो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल्स की जो तीसरी साइड से है वही आपका रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे मान लो ये कोई फोर्स है, एक फोर्स आपका इस दिशा में जा रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके कॉन करंट फोर्सेस, जैसे क्या कहलाएंगे आपके कॉन करंट फोर्सेस। तो हम क्या लिखेंगे कि जैसे ये यहां से पास हो रहा है, तो अगर इस फोर्स को हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते थे, ये इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, ये यहां से पास हो रहा है और ये भी यहां से, ये कौन करंट फोर्स कहलाए। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट आपको ये वाली डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देगा, इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। तो तीसरी साइड से ट्रायंगल्स की रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ले रहे, यही इस ट्रायंगल्स का लॉ बोलता है। जो तीसरी साइड से निकाल ले तो वही आपको रिजल्टेंट फोर्स दे देगा। जैसे ये आपका 10 है, इधर 20 है, तो इधर रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी उसकी आप बता सकते हो, डायरेक्शन थीटा भी निकाल सकते हो आप ट्रायंगल्स का, और ट्रायंगल्स लॉ ऑफ फोर्सेस हो जाता है हमारा वो। क्लियर है टर्म्स भी। इट स्टेट्स दैट, ये लॉस क्या स्टेट देता है कि इट स्टेट्स दैट if two concurrent forces if two concurrent forces meeting या acting simultaneously, if two concurrent force is acting simultaneously at a point, मतलब एक पॉइंट पर मिल रहे हो,
at a point be represented इन अ मैग्नीट्यूड, मतलब जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे आपको, मैग्नीट्यूड और उनकी दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। मैग्नीट्यूड और आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा गाइस, हमें वो डायरेक्शंस रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बाय द sides of triangle in a order, एक ऑर्डर में आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो उसकी साइड से रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसकी, ट्रायंगल्स की। Their resultant will be represented as third side of triangle. Clear है? By the sides of a triangle in order, their resultant will be represented by third side of a triangle। उस ट्रायंगल्स की थर्ड साइड की आपको क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो उसकी रिजल्टेंट डायमेंशंस या रिजल्टेंट। या क्लोजिंग साइड भी लिख सकते हैं, थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। जैसे इसमें आपको ऑर्डर में मिल रहा था, तो जिस ऑर्डर में मिल रहा था उसके अपोजिट ऑर्डर में मिलेगा। टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। क्लियर है? अपोजिट ऑर्डर में आपको इनका मैग्नीट्यूड मिलता जाएगा, किसका, उस ट्रायंगल्स की थर्ड साइड का, जिसको हम रिजल्टेंट बोलने वाले हैं। जैसे F1 और F2 लाइक F1 and F2 are two concurrent coplanar forces then these are shown as, किस तरीके से शॉन करेंगे आप इनको, तो आप बताएंगे कि जैसे मान लीजिए क्लियर है, ये जैसे मान लीजिए कि F1 है,
ये F2 है। इसको आप चाहें इस तरीके से भी लिख सकते थे। किस तरीके से? ऐसे एंगल कितना है अगर देख लें हम, ये जैसे ट्रेन, तो यहां पर ये कौन से हैं, तो आप लिखेंगे कि ये भी आपका F1 और F2 ही है। ये कौन का है? इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना गाइस, वो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, तो आप बोल देंगे कि जो रिजल्टेंट आएगा उसका जो एंगल या ट्रेंगल बनेगा, ये अगर जैसे एंगल कितना हो, थीटा हो, तो ये भी कितना रहेगा, थीटा रहेगा। तो आपको एक थर्ड साइड मिल जाएगी आपको। और इसी को आप क्या नाम दे देंगे कि यह हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट आर। क्लियर है? इसको कोई सा एंगल दे दो जिसकी दिशा कितनी है, कि अल्फा रहा होगा। क्लियर है? तो इसी को हम बोलते हैं स्पेस डायग्राम। ये क्या लिखा हमने, सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड आपने चेंज किया है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस डायग्राम। और ये हो जाएगा वेक्टर डायग्राम, मतलब उसमें आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। दीज आर द ट्रेंगल। कौन सा ट्रेंगल हो चुका है आपका यह, तो आप बोलेंगे कि यह कोई ए बी सी आपका ट्रेंगल हो चुका है, जिसमें आर क्या है, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2। F1 और F2 के क्या है, यह रिजल्टेंट कंपोनेंट है गाइस हमारे। यहां पर जो अल्फा है ना, वो क्या है, रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्शन। ये टर्म्स भी हमें क्लियर है? अरे क्लियर है क्या गाइस हमें? ओके, फिर आगे बढ़े हम। तो आगे हम बढ़े तो किस तरीके से कि हमारा नेक्स्ट टर्म्स हो जाएगी रिजल्टेंट फोर्स में सेकंड मेथड कौन सी हो जाएगी हमारी, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ। सेकंड लिख लेंगे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ फोर्सेस। तो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, जैसे आपने इसके बारे में लिखा ट्रायंगल्स के बारे में, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है।
अब ये क्या बोलता है गाइस कि अगर जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हैं, इसका मतलब ये टर्म्स बोल रहा है आपको कि अगर कोई दो फोर्स कंपोनेंट है वही है, तो उससे अगर आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें या ड्रॉ करें पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, मतलब समांतर चतुर्भुज ड्रॉ करें, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसका जो डायगोनल होगा ना, पैरेललोग्राम का जो मेन डायगोनल या जो लार्ज डायगोनल होगा, वो आपको उस फोर्स का, उन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। और दोनों जो फोर्सेस हैं वो हमारे किसी पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ये मान लीजिए कि कोई फोर्स है, ये आपका दूसरा फोर्स है, ये मान लो P1 है, ये आपका P2 है। तो इनसे आप क्या ड्रॉ करें, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें। तो इसी तरीके से पैरेललोग्राम ड्रॉ होगा, ये ड्रॉ कर दिया। तो इन दोनों का जो मेन डायगोनल बोले यहाँ पे, जो लार्ज वाला डायगोनल, ये स्मॉल डायगोनल है, इससे स्मॉल से आपको नहीं चाहिए बड़ा वाला डायगोनल, तो ये बड़ा वाला डायगोनल ड्रॉ करें या लार्ज डायगोनल, ये डायगोनल आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट फोर्स। और यहां से आप ये थीटा निकाल सकते हो। टर्म्स क्लियर है क्या गाइस, क्लियर है? सेम मेथड्स वाला टर्म्स हुआ, यहाँ पर आप ये थीटा निकाल लो पैरेललोग्राम की, ये साइड्स हो जाएगी, और यहाँ से हम इसको रिजल्टेंट निकाल सकते हैं या कर्ल निकाल सकते हैं। तो वो आपको क्या दे देगा, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल फार्मूला या एक्सपेरिमेंटल लॉज। मतलब ये क्या, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप इसके ऊपर। ये आपने लैब वगैरह, लेबोरेटरी फिजिक्स लैब वगैरह में इसको बिल्कुल किया होगा अपने 11th 12th क्लास में, या फिर बीई में भी हमने प्रैक्टिकल किया है। नहीं भी किया हो तो कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है इसका। और दूसरा ये है कि यह एक फंडामेंटल लॉज है। फंडामेंटल मतलब सबसे पहले यही लॉ आया था आपके रिजल्टेंट फोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए। बेसिक सा लॉ है, सबसे सिंपल वाला भी बोल सकते हैं आप इसको। अब इसका स्टेटमेंट लिखें तो क्या लिखें कि वही कि ये जिसमें इसमें कोई पी और क्यू या P1 P2 आपके दो कोई फोर्स हैं, जिसमें इन दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस आपको पैरेललोग्राम की साइड्स बता रहे होंगे विद द डायरेक्शंस के साथ में। और मेन डायगोनल इसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रिजल्टेंट फोर्स, और उसी को हम बोलेंगे हमारा पैरेललोग्राम। इट स्टेट्स दैट if two forces P and Q are acting on a body, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो बी रिप्रेजेंटेड इन be represented in magnitude and direction of साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम्स की क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, साइड्स। ऐसा लिख लें, बाय साइड्स ऑफ, बाय टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। किसके द्वारा गाइस, टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। उस पैरेललोग्राम की दो साइड्स के द्वारा यह रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा।
then their resultant force are is represented in both magnitude and डायरेक्शंस बाय किसके द्वारा, डायगोनल्स के द्वारा, बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम विच इज पासिंग, कहां से हो रहा होगा, इन दोनों पॉइंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से, विच इज पासिंग, जो डायगोनल कहां से, विच इज पासिंग फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ P एंड Q, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से वो क्या हो रहा होगा, पास हो रहा होगा। क्लियर है? तो बाकी वो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है कि P लिया Q लिया, इस तरीके से तो आपने पूरा बता ही दिया है। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि किस तरीके से आप इनका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए ये जैसे दो हमारे कोई P और Q फोर्सेस थे, नाम दे दो इनका, ये रहा P और ये रहा Q। इनसे अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाएं तो कैसे बनेगा पैरेललोग्राम, तो आपने बना दिया। ये आपने पैरेललोग्राम्स की साइड्स बना दी है। इन दोनों का पॉइंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है गाइस, हमारा यही पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसको नाम दे दिया आपने, मान लीजिए ये ओ पॉइंट। तो इस इंटरसेक्शन, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से आपका रिजल्टेंट पास होगा, और जो क्या होगा इस पैरेललोग्राम्स का, देखो क्या बोला है कि टू फोर्सेस P एंड Q आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है, P एंड Q किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि जो पॉइंट O है ये कोई बॉडी है या एक पार्टिकल है जिसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो क्या कर रहे होंगे, इस बॉडी के ऊपर आपको डायरेक्शंस के साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। डायरेक्शंस मतलब एरो की दिशा आपको बता रहे डायरेक्शन, और P मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो आपको रिजल्ट बता रहा है। बाय टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। देन दियर रिजल्टेंट फोर्स इज रिप्रेजेंटेड, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स आप क्या बताएंगे कि इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस की बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम।
डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम द्वारा आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो कौन सा डायगोनल नहीं, एक डायगोनल यहां से भी पास होता है, एक डायगोनल यहां से भी पास होता है। तो आपने बोला है कि डायगोनल कौन सा लेना है, कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम विच इज पासिंग फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू, जहां पर ये पी एंड क्यू दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उस पॉइंट से। तो पी एंड क्यू दोनों को कहां पर, इस ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो यहां से जो डायगोनल निकलेगा वही मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा गाइस, हमारा सॉरी रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। क्लियर है क्या गाइस हमें? तो ये आपको रिजल्टेंट मिल चुका है आर, जिसका एंगल आपने यहां पर थीटा रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर है? ओके, ये इसको हमने अल्फा बोला था, इसको अल्फा बोल दें हम, और इसको थीटा बोल दें। ये दोनों फोर्सेस हमारे कौन से हैं, थीटा। तो यहां से हम जानते हैं कि आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट फोर्स आर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2 PQ cos थीटा। या फिर क्या लिख लेंगे, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ टू PQ cos थीटा। क्लियर है गाइस? पी आर इक्वल टू, यहां पर कुछ कंडीशंस बना लेंगे कि अगर पी और क्यू के बीच में थीटा आपका कितना हो, 90 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट्स की वैल्यू क्या आएगी, या किस तरीके से वो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। क्लियर है? तो रिजल्टेंट फोर्स आर किस तरीके से निकालते हैं ये आपने बता दिया है। तो कंडीशंस लिख लेंगे हम, क्या लिख देंगे आप, रिजल्टेंट फोर्स। कुछ कंडीशंस लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे कंडीशंस की, 1, if theta is equal to 90 degree, that is P and Q are perpendicular to each other, that is P and Q are at right angles या perpendicular,
परपेंडिकुलर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका फोर्स हो गया जैसे, देन रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा वो आपसे पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये है P, यह है Q, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो आप इनकी दिशा बताने के लिए क्या बताएंगे कि देन रिजल्टेंट फोर्स, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर। क्यों, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। सिंस cos 90 डिग्री बराबर 0, तो ये R आपको इनके सेंटर पे मिलेगा। क्लियर है? यहां रिजल्टेंट। बात करें अगर हम दूसरी टर्म्स की या दूसरा केस, if theta is equal to 0 degree, that is P and Q are at the same line, along the line P and Q are in same directions। ये भी दिक्कत नहीं है। तो सेम डायरेक्शंस मतलब आप ये बात कर रहे हैं कि जो P है और Q है, इन दोनों की डायरेक्शंस क्या है हमारी, सेम है या एक ही है। जीरो, देन क्या बोलेंगे आप, देन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा 0 मतलब cos 90 कितना हो जाएगा हमारा, क्या लिख लेंगे, R इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर 2PQ, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होता है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यह रूट में P प्लस Q का होल स्क्वायर, तो R इक्वल टू मिलेगा आपको P प्लस। तो किस केस में आपका इन दोनों के बीच में समेशंस के बराबर होता है रिजल्ट, तो वो भी आप बता सकते हैं। cos 0 डिग्री 1 के इक्विवेलेंट टर्म्स होती हैं हमारी। क्लियर है क्या गाइस हमें? नेक्स्ट अगर हम थर्ड केस देखें, हमारा थर्ड केस क्या हो जाएगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब P एंड जो Q है इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री, मतलब एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शंस में। दैट इज P एंड Q आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? तो देन हम देखें तो ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आप,
तो ये P रहा मान लो, तो यहां पर आपकी जो P एंड Q है, इन दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं वो एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, हमारे अपोजिट जा रहे हैं। तो P एंड Q क्या रहेगा हमारा, यहां पर देखें तो थीटा की वैल्यू कितना है, तो थीटा आपको गेट हो रहा है कितना गाइस, x80 डिग्री। अब अगर यहां पर आपसे वो पूछता है कि r कितना रहेगा, तो आप देखो r इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 2pq। क्यों, क्योंकि कोस 180 डिग्री इक्वल टू -1 होता है हमारा, कितना होता है, -1, मींस ये हो जाएगा रूट ऑफ p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यानी कि जो आर आएगा ना रिजल्ट आपके पास में, वो किसके बराबर हो जाएगा, p माइनस क्यू वाली टर्म्स के बराबर। तो ये टर्म्स भी क्लियर है हमें, तो यहां पर आप लिख लेंगे साइड में ब्रैकेट लगाकर कि वी नो दैट cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। क्लियर है, क्लियर है क्या गाइस हमें, तो ये हमने ग्राफिकल मेथड्स लिख लिया है किसकी, हाँ एक ये टर्म्स भी लिख लें हम, जैसे अगर आपको ये अल्फा निकालना हो तो अल्फा कैसे निकालेंगे, मतलब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो ये भी लिख लें हम, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स यानी कि अल्फा की बात करें तो 10 अल्फा बोलेंगे हम, तो 10 अल्फा निकालेंगे आप कैसे, इसको परपेंडिकुलर ड्रा आउट करवा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्यू साइन थीटा पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये टर्म्स भी हम थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, द डायरेक्शन ऑफ अल्फा हो जाएगी, तो यहां पर भी आप पुट कर सकते हैं कि अलग अलग कंडीशंस में, अगर जैसे थीटा आपने 90 डिग्री रखा है तो थीटा 90 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ साइन 90 मतलब क्यू, और ये 0 हो जाएगा तो क्यू अपॉन पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्शंस की बात करें तो लिख लेंगे आप कि डायरेक्शन ऑफ थीटा यानी कि टेन थीटा कितना हो जाएगा, 10 अल्फा, ये है अल्फा, अल्फा कितना होगा, तो आप यहां पर बोलेंगे क्यू अपॉन पी हो जाएगा। यहां पर बात करें तो कितना होगा, डायरेक्शन देखो, साइन कितना है 0, तो साइन 0 मतलब 0, तो पूरा वैल्यू हमारा 0 हो चुका है, तो टेन अल्फा कितना आएगा हमारा, 0 आएगा, कितना आएगा गाइस हमारा, 0। यहां पर बात करें तो टेन अल्फा की डायरेक्शन अगेन हमारी कितनी आएगी, 0 के बराबर आएगी। ये टर्म्स भी क्लियर होगी शायद हमें, ओके। नेक्स्ट मेथड से हमारा पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ फोर्सेस, अगर मोर देन आपके फोर्सेस कितने हो गाइस हमारे,
पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट पढ़ा हमने कौन सा, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ फोर्सेस, कब, रिजल्टेंट फोर्सेस ऑफ टू कॉन्करेंट प्लेनर फोर्सेस हो, अगर रिजल्टेंट फोर्स मोर देन 2 हो देन हम लगाते हैं वहां पर पॉलीगॉन लॉ। तो सेकंड केस हो जाएगा हमारा केस नंबर सेकंड। तो केस सेकंड में क्या लिखेंगे आप कि अगर रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 कॉन्करेंट फोर्सेस हो, रिजल्टेंट ऑफ more than 2 concurrent फोर्सेस, मतलब जैसे P Q R S T ऐसे नंबर ऑफ फोर्सेस आ रहे हैं, अगर उसमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है आपको। अगर इसमें ही ग्राफिकल मेथड से है जिसमें आपका कौन सा हो जाता है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। क्या बोलते हैं आप इसको, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। वहां पर आप पॉलीगॉन बनाने की कोशिश में रहेंगे, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगा हमारा, पॉलीगॉन बनाने की कोशिश करेंगे बस आप। नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, जैसे आप मान लो कोई फोर्स इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहे हैं, कोई कौन करंट फोर्सेस की बात, तो इनसे आप एक पॉलीगॉन बनाने की कोशिश करेंगे और उस पॉलीगॉन में जो एक लास्ट आपको साइड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वही साइड्स आपको रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड दे देगा और उसकी डायरेक्शंस भी रिप्रेजेंट कर देगी। क्लियर है, तो ये टर्म्स हम ध्यान रखेंगे। क्या बोल रहे हैं आप, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस, इसके अंदर लिख लेंगे आप पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। क्या लिखेंगे कि इट स्टेट्स दैट it states that if number of concurrent forces, if number of if number of concurrent forces acting simultaneously on a body, forces acting simultaneously on a particle or a body be represented सिंपल सी डेफिनेशन एक जैसे ही लिख रहे हैं हम, सिर्फ उनका डायगोनल या फिर डायरेक्ट साइड्स वगैरह बता रहे हैं हम। बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस by the sides of polygon and their resultant will be, क्या होगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट आपका जो क्लोजिंग साइड होगी ना उस पॉलीगॉन्स की, वही आपको रिजल्टेंट बता देगा डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड के साथ में।
टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में ले लोगे, देन दियर रिजल्टेंट विल बी then their resultant is represented by the closing side of पॉलीगॉन, किसके साथ में, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर देगा। इन अपोजिट ऑर्डर, तो ये भी टर्म्स क्लियर है हमें। जैसे कि हम एग्जांपल देख लें, तो एग्जांपल क्या देखेंगे हम, ये मान लीजिए कि कोई फोर्सेस निकल रहे हैं, इस तरीके से कोई फोर्सेस है हमारे, तो इनसे क्या कर लेंगे आप, पॉलीगॉन्स ड्रॉ आउट कर लेंगे। जैसे कि इनको नाम दे दें आप, ये कोई F1, F2, F3, F4, हम इनसे किस तरीके से हम पॉलीगॉन बनाते हैं वो देखिएगा। तो पहले कौन सा, कोई सा भी एक उठा लो, F1, F2, F3, F4 में से कोई सा भी। तो आपने मान लो F1 उठा लिया, तो ये F1 के डायरेक्शंस के साथ में ले रहे, तो ये हम क्लोन ही ले लेंगे इसका। तो ये पॉलीगॉन ले लिया, तो एक साइड ले लिया आपने ये, ओके, कोई इश्यू नहीं है। तो ये आपने उसकी डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर दी F1 की। देन आप देखें तो जो F4 जा रहा है, F2 जा रहा है, F3 जा रहा है, इनमें से कौन क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। F2 देख सकते हैं आप, या F4 भी दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। हाँ, जैसे ये F4 है, तो ये किस डायरेक्शंस में, तो ये आप यहां से ले लेंगे, ये यहां से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। देन अगर हम बात करें F3 की, तो ये F3 आपका यहां से निकल जाएगा, ले लें। और F2 की बात कर लें, तो F2 आपका कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर है। तो अब कौन सा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बना दिया मैंने। अब इनको नामकरण कर दिया आपने वही वापस, ये F1 था, ये F4, और ये रहा आपका F3, और ये रहा F2। तो आपने क्या किया है,
ये जो होगा ना हमारा, ये रिजल्टेंट फोर्स को आपको रिप्रेजेंट कर देगा। ये आपने बताने की कोशिश किया है। क्लियर है गाइस? तो ये आपका एक पॉलीगॉन है। क्या था यह एक? अब इस पॉलीगॉन्स के डायमेंशंस वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको रिजल्टेंट मिलते जाएंगे। देन नेक्स्ट टर्म्स आती है हमारी कौन सी? रिजल्टेंट फोर्सेस के थ्रू हम कौन सा इक्विलिब्रियम या हमारे एनालिटिकल मेथड्स के थ्रू हम इसको एनालाइज करें, जो हम फिर नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। यहां तक क्लियर है गाइस? एनालिटिकल मेथड हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स को निकालने के। थैंक यू टू एवरीवन।